So, a very good morning to all of you. Today, we will be starting a new chapter, wave optics. This chapter is very important, and it is a new concept for 10th class students who are coming now. So, a very good morning to all of you. Today, we will be starting wave optics. So, this topic, this chapter is new to the students as they have only learned about ray optics, reflection, refraction in 10th class. So basically if we see, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स के दो पार्ट कौन कौन से, रे और वेव। अब रे के अंदर ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, और रिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, वेव के अंदर हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये तीनों नए टॉपिक रहेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और तीसरा है पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 दिस टाइम द सिलेबस इज रिड्यूस्ड एंड पोलराइजेशन इज कट फ्रॉम द सिलेबस। इस बार पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो वेव ऑप्टिक्स में दीज आर आवर टॉपिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यूनिट नंबर 5 में। वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करके दिखाएंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। Variations in both electric and magnetic fields occur simultaneously, therefore they attain their maxima and minima at the same place and at the same time. The direction of electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other and as well as to the direction of propagation of wave. The speed of electromagnetic wave कैसे निकालते हैं, c is equal to 1 by under root mu naught epsilon naught. For discussion of optical property of EM wave, the more significance is given to electric field. Therefore, electric field is called light vector. जब हम EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब हम बात उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उसमें ज्यादा जो रोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे लाइट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब वेव फ्रंट क्या होता है। सबसे पहले वेव फ्रंट पढ़ने से पहले हमें वेवलेट पढ़नी पड़ेगी। वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब wavefront is a locus of points wavelets having the same phases of oscillation. A line perpendicular to a wavefront is called a ray. अब देखो यहाँ पे रे कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स क्या है, आपके पास सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है कुछ भी, तो पॉइंट सोर्स है, तो उसमें देखो वेवफ्रंट ऐसा बनेगा। ये जो रेड में है ये आपके पास रे है, ये परपेंडिकुलर है, ये रे है, ये जितने भी इसमें एरो लगे हैं सारी रे हैं। ठीक है, दोबारा देख लो, ये जो डॉट्स हैं, अब जैसे सोर्स है, अब इस सोर्स से क्या है, हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी ना, तो हर डायरेक्शन में एक एक पॉइंट बन जाएंगी और ये पॉइंट्स क्या होंगे, वेवलेट्स। क्या होंगे, वेवलेट। तो ये जो पिंक में दिख रहा है वो वेवलेट है, और अभी जो ब्लू में आ गया है ये वेवफ्रंट है। तो 3 तरह के वेवफ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेनर। स्फेरिकल जब पॉइंट सोर्स हो तो आपके पास स्फेरिकल बनेगा, और जब लाइन सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो, तो आपके पास सिलिंड्रिकल बनेगा। और अगर आप स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल को बहुत दूर से देखोगे तो वो प्लेनर दिखेगा। As you can see from the diagrams,
पिंक डॉट्स वेवलेट शो कर रही है, ब्लू एनवेलप वेवफ्रंट शो कर रहा है और रेड लाइन रे शो कर रही है। अब हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो यहाँ पे सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट है कोई भी, अब हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ पे हम वेवलेट्स बना सकते हैं। ये देखो हमने वेवलेट बना ली, ये पॉइंट्स ये क्या है, ये पॉइंट्स ये है वेवलेट, इनको हमने जोड़ दिया। फिर हमने, अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक्ट करेंगे एज अ सोर्स, एज सोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स है तो उससे स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाएगा, बन गया वेवफ्रंट। अब जैसे जैसे इसके दूर जाएंगे हम सोर्स से, तो ये स्फेरिकल क्या बन जाएगा, प्लेनर। तो वेवलेट्स रेड डॉट्स ऑन द वेवफ्रंट। अब यहाँ से क्या बोल रहा है वो, ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। The new wavefront at any time is obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelets at that time. Backward wavefront is rejected by, ये क्वेश्चन है छोटा सा 1 नंबर का, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू हाफ वन। देखो ये जो पहले बन रही है इसे बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी वेवफ्रंट। ये वाला जो है इसे बोलेंगे प्राइमरी वेवफ्रंट, और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू हाफ 1 प्लस cos थीटा। ऑब्वियसली फॉर द बैकवर्ड वेवलेट थीटा इज इक्वल टू 180, तो 1 प्लस cos थीटा बिकम्स 0, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए बैकवर्ड वेवफ्रंट इज रिजेक्टेड। अब हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव करके दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जितने एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, एक तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम थिंग। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और ये टकरा के इधर से चली गई, ठीक है। हम वेव फ्रंट्स बनाएंगे ना इसमें, तो यहाँ पे ए बी, हमें करेंगे जितना ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए पर कंपास रखेंगे और वहां से हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे, जहां पे मीट करेगा वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और डीसी एक वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 वेव फ्रंट बन जाएंगे। तो ये एंगल आई, ये भी एंगल आई, एंगल आर बना लेंगे हम ऐसे शेप्स, ठीक है। ए बी क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एक्स वाई क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखते हैं इसे एक बार। हाइगन्स की वेव थ्योरी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज अ periodic disturbance transmitted through a medium in the form of waves. We assume that medium through which light travels is ether. The speed of light in the medium was assumed to be v is equal to under root e upon rho. E elasticity of the medium, rho is density. As speed of light is very high, so E must be large and rho must be small. However, a medium having large elasticity and low density cannot exist. Ultimately, the concept of ether was rejected. Of Huygens principle, every point on primary wavefront acts as a source of secondary wavelet. Every wavelet spreads out light waves in all the direction with the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. विद सर्कल ए, ये बिल्कुल सेम वैसी डायग्राम है जहां पे हमने एनिमेशन से दिखाया। अब यहाँ पर हम बेसिकली दिखा रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी वेव फ्रंट, उससे सेकेंडरी वेवलेट बनेगी और सेकेंडरी वेवलेट से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो है स्फेरिकल और जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो है प्लेनर, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन को देखो प्रूव करके दिखाना है। लेट अ प्लेन मिरर m1 m2, लेट AB इज अ प्राइमरी वेव प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट ऑन इट, हमने एक प्राइमरी वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवा दिया, ठीक है। 1 2 3 हमने 3 रेज दिखा दी। तो ये रे यहाँ से टकरा के यहाँ चली जाएगी, सेकंड वाली यहाँ और थर्ड वाली यहाँ, ओके।
तो फिर क्या करेंगे हम, ए से लेके बी तक, बी डैश तक की हम कंपास को खोल लेंगे और ए पॉइंट पे कंपास को रखकर यहाँ से एक आर्क ड्रा कर लेंगे, जहां पे टच करेगी वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बी बी तक, और फिर ज्वाइन कर देंगे। तो जो हमारा ए बी हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट या इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब कैसे कैसे ड्रा करना है ये, ओके। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों 90 के हैं, ईच 90। बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, बी से लेके बी डैश तक का जो डिस्टेंस है और ए से लेके ए डैश तक का जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, बिकॉज दोनों किसके इक्वल है, सी टी के इक्वल है, दोनों किसके इक्वल है, सी टी के। देखो ये जो ए पॉइंट पे जो रे आ रही है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रही है, बी पॉइंट पे जो रे आ रही है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रही है। तो बी पॉइंट से जो रे आ रही है बी से लेके बी डैश तक जाने के लिए टी टाइम लगा रही है, ए से ए डैश तक जाने के लिए भी टी टाइम लगा रही है, और दोनों की स्पीड तो सेम है ही, तो इसलिए पी बी डैश और ए डैश भी इक्वल है। ए बी डैश ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए बाय सी पी सी टी, ठीक है, angle I is equal to angle R, and also incident ray, reflected ray and normal meet at the same point at the in the same plane, okay, so reflection is proved। अब हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्शन। दोबारा से हम वेव फ्रंट बनाएंगे, देखो कैसे। अब हमने मिरर नहीं लेना, अब हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेनी है। प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराया, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब कर क्या रहे हैं हम इसमें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से पहले हम कंपास लेंगे, ए से लेके यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम, लेट अ प्लेन वेव फ्रंट इज ए बी इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन एयर ग्लास इंटरफेस एक्स वाई एज शोन, लेट 1 2 3 rays perpendicular to the wavefront as shown in the figure, the ray 3 cover a distance BB dash is equal to CT. According to Huygens postulate, every point on the primary wavefront acts as a source of secondary wavelet. Therefore, with A as center and BT as radius, draw an arc A dash. ठीक है, join A dash B dash। तो हम यही करेंगे। जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, अच्छा ये एयर है और ये ग्लास है, ओके, ये एयर है और ये ग्लास है, तो हम यहाँ से आर्क ड्रा कर लेंगे, और जब आर्क ड्रा कर लेंगे तो उसको हम मिला देंगे, तो वहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डायग्राम पूरा हो जाएगा। अब ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ऊपर कौन सी है, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो साइन आई बी बी डैश अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू सी टी अपॉन ए बी डैश। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश, साइन आर इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू बी टी अपॉन ए बी डैश। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, बिकॉज यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है तो मीडियम चेंज है। एयर में मान लो सी वेलोसिटी है, लेकिन ग्लास में कुछ और वेलोसिटी होगी, तो इसलिए यहाँ पे वी आ गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये किसका फॉर्मूला होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, तो ये स्नेल्स लॉ हो गया प्रूव, और हमें दिख रहा है आल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन, ठीक है। अच्छा, a plane wavefront is incident on convex lens, concave mirror and a prism, draw emerging wavefront। अब देखो कैसे करते हैं, इसके डायग्राम हम देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया अभी, ये डायग्राम देखो कैसे बनाया हुआ है। अच्छा देखो, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेवफ्रंट इन अ कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड प्रिज्म। ये कनकेव मिरर के लिए ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, कैसा हो गया, कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, CWF। कन्वेक्स के लिए डाइवर्जिंग वेवफ्रंट, ये डाइवर्ज कर रहा है ना उसको, तो इसलिए डाइवर्जिंग वेवफ्रंट।
कन्वेक्स लेंस के लिए कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस के लिए डाइवर्जिंग। ठीक है, अब प्रिज्म के लिए देखो क्या करता है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज of light are those sources of light which emit light waves of same wavelength, same frequency and same phase और having constant phase difference। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं, वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और सेम फेज में भी होनी चाहिए, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या YDSC बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फ्रेशनल बाइप्रिज्म एंड लो एड्स मिरर, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। और देखो कैसे एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। बेसिकली इंटरफेरेंस का मतलब होता है एडिशन। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ टू वेव्स। जब हम दो वेव्स को ऐड करवाते हैं, लाइट वेव्स को ऐड कराते हैं, तो उससे क्या होगा, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और कहीं पर कम हो जाएगी। इंटेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगी उसे बोलेंगे मैक्सिमम, और जहाँ पे कम होगी वहां बोलेंगे मिनिमम। ये दो वेव्स हैं, हमने उसको, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इनका मैक्सिमम, ये हमने यूनिट नंबर 4 में भी पढ़ा था फेस में। ठीक है, अगर इनका मैक्सिमम सेम टाइम पे आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर इनका जीरो मैक्सिमम और मिनिमम सेम टाइम पे आ रहा है तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे आ रहा है तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो सोर्स है। ठीक है, जो ये वाला है कलरफुल, ये ब्राइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। ओके, क्रेस्ट ऑफ, आपको पता है कोई भी एक वेव अगर आप बनाओ, तो इसे बोलते हैं क्रेस्ट, इसे बोलते हैं ट्रफ। तो अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरी और ट्रफ पे ट्रफ गिरी तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वहां पे क्या बनेगा? ब्राइट बैंड बनेगा। क्या बनेगा? ब्राइट बैंड। लेकिन अगर क्रेस्ट पे ट्रफ गिरी और ट्रफ पे अगर क्रेस्ट गिरी, ठीक है, तो कौन सा बैंड बनेगा? डार्क बैंड बनेगा। तो याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर और ट्रफ ऑफ वन wave falls on the trough of other, then constructive interference takes place and resultant intensity increases. And in destructive interference, crest of one wave falls on the trough of other. ठीक है, the phenomenon of one wave interfering with another and the resulting redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of wave. Basically जब दो वेव्स इंटरफेयर करती है, एक जगह पे मिलती हैं, तो उससे क्या होता है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उससे कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, जहाँ पे ज्यादा होगी वहां ब्राइट बैंड और जहाँ पे कम होगी वहां पे डार्क बैंड। बेसिकली ब्राइट बैंड कहाँ बनता है? जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और डार्क बैंड कहाँ बनता है? जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। डेरिवेशन हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन अगर आपने पढ़नी है तो डेफिनेशन यहाँ पर है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरती है, देखो यहाँ पर एक वेव है y1, एक वेव है y2, दोनों की क्रेस्ट एक टाइम पे आ रही है, दोनों का ट्रफ भी एक टाइम पे आ रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। एज क्रेस्ट oblique trough of one wave falls on the crest oblique trough of another wave, maxima और ब्राइट बैंड और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। तो y is equal to y1 plus y2, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर, मिनिमा और डार्क बैंड इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, तो इसमें इंटेंसिटी घट जाएगी। अच्छा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लो लाइट,
The two sources of light are said to be coherent if they emit light waves of same frequency, same wavelength and same phase और constant phase difference. ये सारे हैं हमारे पास. Interference, the phenomenon of redistribution, very important already, of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources is known as interference of light. A single source of light spreads uniformly in all direction, but when two sources of light superimpose, then distribution is not uniform. Not uniform का मतलब क्या है कि कई जगह पर डार्क, कई जगह पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कई जगह पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है. At certain points intensity of light is maximum. इसे क्या बोलेंगे? ब्राइट बैंड. और जहाँ पे कम होती है उसे क्या बोलेंगे? डार्क बैंड. ठीक है. So bubbles appear colored in sunlight. Oil film on water appears colored in sunlight. Peacock show multicolours due to interference of light. तो एग्जांपल्स हैं कंस्ट्रक्टिव, मैंने बताई दिया. व्हेन ऑफ क्रेस्ट ऑफ वन वे फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर. डिस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट पे जब तरफ गिरती है. ये कंडीशंस हैं. वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू.